Yes, hello. Good evening. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? A very good evening to all of you. Very good evening. हाँ भाई, सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, Mohit. Good evening, Gaurav. Good evening, Sneha. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to all of you. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड. सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग बेटा. अब है गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं एज यूजुअल, जैसा हमेशा ठीक रहते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और जो प्रिपरेशन अभी आप लोगों ने स्टार्ट की है अपने गेट और ईएससी एग्ज़ाम के लिए, उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं. चलिए, आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइन द क्लास. जितने भी लोग रेगुलर हैं सभी लोग क्लास में आ चुके हैं, और सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस को भी मार्क कर दिया है. वेरी गुड. तो एक बार जरा थोड़ा सा लास्ट क्लास के डिस्कशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा था व्हाट डू यू मीन बाय द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ एनी रोड. तो यहाँ पर हमारा जियोमेट्रिक डिजाइन से मतलब क्या था, तो वहाँ पर कई चीजें निकल के आई. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की हम लोगों ने बातचीत की. साइड डिस्टेंसेस का डिस्कशन किया गया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड टू चेंज द डायरेक्शन और टू चेंज द अलाइनमेंट. इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट की भी बात करी थी कि सर कभी ग्रेडियंट है, अपवर्ड ग्रेडियंट है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, चढ़ाई ढाल एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है या एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हमें रोड की प्रॉपरली डिजाइन करनी पड़ती है. और ऐसी डिजाइन को हम लोगों ने बोला था दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड. तो ये चीजें हैं जिनको हम बोल सकते हैं यस दीज आर द पार्ट ऑफ द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. बट इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने मेन डिस्कशन किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे. डिजाइन स्पीड कितनी होगी, डिजाइन वॉल्यूम कितना होने वाला है, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, फ्रिक्शन का रोल क्या है. यस, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस. क्या पूछ रहे हैं बेटा? शिवा पूछ रहे हैं सर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता सर, इंटरेस्ट कैसे बनाएं सब्जेक्ट में. यार देखो, सिविल इंजीनियरिंग सबसे आसान और सबसे बेसिक इंजीनियरिंग है अमंग ऑल द इंजीनियरिंग. आसान और बेसिक इंजीनियरिंग क्यों है? क्योंकि इसमें जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो. दिस इज द मेन एडवांटेज. अब आप बीम की बात करेंगे, आप कॉलम की बात करते हैं, आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑल द थिंग्स यू कैन विजुलाइज. आप रोड्स की बात करते हैं, आप रेलवे की बात करते हैं, आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, आप वाटर बॉडीज की बात करते हैं, आप पाइप फ्लो की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं. बस थोड़ा सा अगर चीजें समझ में आएंगी, देखो कोई भी चीज इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हमें वो चीज समझ में आती है. कोई भी चीज अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका बेसिक फ्लेवर आप समझ नहीं पा रहे हैं. कोई भी चीज हो, अगर आप उसका बेसिक फ्लेवर आप समझ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. सिंपल सी बात है. बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी लाइफ में है, यस और नो. तो कोशिश करिए कि चीजों को रेदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए. सारा खेल है फीलिंग का. ठीक है. सबसे एडवांटेज की बात क्या है कि चीजें विजुलाइज कर सकते हैं, चीजें रिलेट कर सकते हैं, और धीमे 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 जब आप चीजों को समझने लगेंगे तो इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली डेवलप. अब ऐसी कोई दवा तो आती नहीं कि हम बोल दें जाओ ये दवा ले लो, खा लेना, कल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इंटरेस्ट आ जाएगा. तो एज सच अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है. इन फ्यूचर अभी कभी ऐसा कुछ हुआ तो जरूर बता देंगे. हाँ.
तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो इसका यही एक तरीका है बेटा कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, चीज़ों को समझिए, अप्लाई करिए, चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सर दिक्कत अभी नहीं है, दिक्कत तब होती जब आगे कई सब्जेक्ट हो। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी मौज लो ना, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, कल क्या दिक्कत आएगी ये सोच सोच के अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी से इतना अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पुराना भूलेंगे, तो उसका तरीका बताया गया ना, रिवीजन। रिवीजन के लिए टाइम निकालना है बेटा। तो अभी फोकस करो कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, अप्लाई करो। जैसे जैसे इस जर्नी में एक कहानी सुन लो, चलो तुम लोग का बहुत मन है, बिना कहानी सुने मानोगे तो है नहीं। तुम लोग की समस्याओं को सुनने के बाद एक कहानी याद आ गई, सुना दें? बोलो। तुम लोगों की समस्याएं सुनने के बाद जो घबराहट तुम लोग को हो रही है इस तैयारी के दौरान, कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटी सी कहानी याद आ गई, कहो तो, कहो तो बता दें, सब समझ भी जाओगे अच्छे से। एक घनघोर बड़ा सा जंगल है, समझो क्या है? जंगल। जंगल तो जानते ही होगे। अब जंगल में एकदम सुनसान जंगल है, और भयंकर वाला अंधेरा है। खतरनाक सिचुएशन है, फील करना। एकदम अंधेरा है, चारों तरफ घनघोर और बहुत भयंकर जंगल है। मान लो ये है वो जंगल। ठीक है, अब जंगल है तो यहाँ जानवर भी होंगे। ठीक है, तो जानवरों का भी खतरा है आपको। दिक्कत ये भी कि रास्ता भी नहीं पता है। और इस जंगल में ट्रेवल करते करते कहीं तुम बीच में ए पॉइंट में आके फंस गए हो। ए पॉइंट में आके फंस गए हो और मामला पूरा घनघोर अंधेरे वाला है। अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है। अब आप फाइनली इस जंगल से बाहर भागना चाहे तो बी पॉइंट में। ठीक है, आपके पास केवल एक टॉर्च है। टॉर्च तो सभी लोग जानते ही होंगे, देखी होगा सभी ने। अरे मोबाइल में भी जो लाइट होती है वही एज्यूम कर लो, या नॉर्मल टॉर्च तो सभी ने देखी होगी, टॉर्च है। अब अगर एक बात बताओ, अब एक कोई बच्चा है जो कह रहा है कि हम यहाँ से खड़े हो जाएं और टॉर्च को ऑन करें, और टॉर्च की रोशनी से पूरा रास्ता क्लियर हो जाए, ये पॉइंट बी दिख जाए, हम चलना शुरू करें और निकल जाएं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? आंसर इज नो। भैया टॉर्च है, उसकी एक लिमिटेड दूरी तक उसकी लाइट जाएगी। यस और नो? अगर आप ये इंश्योर करना चाह रहे हैं नहीं नहीं पहले हमें पूरा रास्ता क्लियर कर दो तो हम निकलेंगे तब यहाँ से जाएंगे, तो शायद ये बच्चा कभी भी यहाँ से एग्जिट नहीं कर पाएगा। यस और नो? समझ रहे हो? लेकिन हाँ, अगर ये चलना स्टार्ट करेगा, तो अगर ये 10 कदम आगे बढ़ेगा, तो इसकी जो लाइट है, विजिबिलिटी है, वो भी 10 कदम आगे बढ़ जाएगी। यस और नो? तो जैसे जैसे ये रास्ता को कवर करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, इसकी रोशनी भी आगे बढ़ती रहेगी, और एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस यात्रा को कंप्लीट कर लेगा और सेफली यहाँ से निकल जाएगा। यस और नो? तो ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस प्रिपरेशन के दौरान ही सीखेंगे। कुछ हैबिट्स, कुछ आपके थॉट्स, कुछ आपकी स्किल्स जो इस प्रिपरेशन के दौरान। प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कवरिंग द सिलेबस, समझ लो। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये प्रिपरेशन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनोगे तुम। ठीक है। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि भाई कोई 3 4 5 6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर कैसे सकता है। ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। मुझे लगता था कुछ भी हो जाए मैं तो ये कभी नहीं कर सकता हूँ। 3 घंटे बैठे हैं लगातार, 5 घंटे बैठे हैं, दिन में 8 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे बस का तो नहीं है। ये मेरा पर्सनल थॉट बता रहा हूँ, 12th क्लास के आसपास की बात है ये। ठीक है। तो लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो उससे भले ठीक है, जो जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो सकता है कई बार आपको उसमें सक्सेस मिल जाए, कई बार आपको सक्सेस ना मिले, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन उस तैयारी से जो कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, एक फाइटिंग फाइटिंग स्पिरिट आपकी डेवलप होती है कि नहीं नहीं हम ट्राई करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो वो चीजें जो आपके अंदर डेवलप हो गई वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले ना मिले। इस बात की मैं आपको जरूर गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये साल 1.5 साल 2 साल की जो तैयारी है इसको ईमानदारी से किया, ठीक है,
खुद से ईमानदार रहना है। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए सवाल लगा लिए चार, ऐसा नहीं, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो इस दौरान जो भी चीजें आप सीखने वाले हैं वो लाइफ में 100% आपको बेनिफिट देने वाली हैं, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सेंस में। समझ रहे हैं? तो अभी आगे चल के आप देखोगे कि यार तैयारी से एग्जाम निकालना तो एक बहुत छोटी सी बात थी। इस पूरी तैयारी 1-2 साल से जो तैयारी करी, उसमें जो रैंक आई, उसमें जो नंबर आए, उसमें जो नौकरी मिली, उसमें जो आईआईटी मिली, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट था। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत सारी स्किल्स आप सीखने को सीखेंगे, प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे। आपको क्या लगता है प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी क्या एक दिन में डेवलप हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब आप बीइंग ए सिविल इंजीनियर, अब किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस है, पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है बेसिकली, ये आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है। और एक बार अगर आपको प्रेशर हैंडल करना आ गया, तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होंगी जहां पर आपको डिसीजंस में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। यस और नो? तो ये सीखोगे तो इसी दौरान ना, इसका कोई अलग से थोड़ा कोर्स होता है। क्यों भाई? कि सर प्रेशर हैंडलिंग कोर्स सिखा दीजिए, ऐसा कोई कोर्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सब इस तैयारी के बाई प्रोडक्ट हैं। उनमें से एक बाई प्रोडक्ट है रिजल्ट, जो आपको दिखता है और आपको लगता है इस तैयारी का केवल और केवल इतना ही मतलब है, जो कि पूरा सत्य नहीं है। ठीक है? सर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, कि बेटा सारे सब्जेक्ट होंगे, प्लानर हो सकता है अभी ना हो तो ऐड हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है? वो सारी चीजें, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर गेट का पार्ट है सिलेबस का, ईएससी में भी मैथमेटिक्स आता है, तो डेफिनेटली आपको जो कमिटमेंट किए गए हैं कि ये कोर्स गेट और ईएससी का है, तो उसके लिए जो भी कंटेंट है वो सब आपको मिलेगा। डोंट वरी फॉर दैट, थिंग्स विल गेट अपडेटेड। टाइम टाइम पे चीजें अपडेट होती रहेंगी, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो उसके लिए पैनिक मत हो, परेशान मत हो। ठीक है मेरे लाल? तो एंजॉय करो यार, कुल मिला के कंसेप्ट को, सब्जेक्ट्स को, तैयारी को अपने एंजॉय करो, एक अच्छा इंसान बनो और अच्छी अच्छी चीजें सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लोगे, ये वादा है तुमसे। ठीक है? चलें? चलें? 2025 अच्छी तरह से गेट का एग्जाम दे देंगे ना सर? अब ये सर कैसे बता दे भाई? हाँ, अब अच्छे से एग्जाम दोगे नहीं दोगे तो तुम डिसाइड करोगे ना। क्यों भाई? ठीक है? और इतना प्रेशर में तैयारी नहीं होती, समझो, इतने प्रेशर में तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है? अरे पढ़ना ही तो है यार, और ऐसा थोड़ा कि जिंदगी में तुम ही पहली बार तैयारी कर रहे हो। हाँ, लोग करते हैं, रैंक लाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो हम भी करेंगे कोशिश। हाँ, इसमें इतना परेशान क्या होना है? हाँ, कोई ऐसा एग्जाम है जिसकी आज तक इस धरती में किसी ने तैयारी ही नहीं करी है, हमें वो तैयारी करने के लिए दे दिया गया है, तो हम घबराएं, परेशान हो, चिंतित हो, तो समझ में भी आता है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, हम भी ट्राई करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हमारा भी हो जाएगा। इसमें इतना सिंपल सी बात, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ठीक है? ठीक है, तो अभी ये सब चीजों का एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से थोड़ा दूर रहो। अभी धीमे धीमे अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्किल्स इस तैयारी के दौरान डेवलप हो जाएंगी, और बहुत अच्छे से आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। बस आपके इंटेंशन होने चाहिए कि हमें मैनेज करना है, नियत और इरादे आपके ऐसे होने चाहिए कि हमें चीजों को मैनेज करना है, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है? तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हर चीज का सॉल्यूशन निकल ही आता है। हाँ? और जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, आपको चीजें समझ में आती है। अब चलो एक एक और, तो इतनी बात हुई तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जब तुम 10th क्लास में थे, तो कितना बोर्ड का प्रेशर था? सोचो, तुम्हें लग रहा था एक बोर्ड का पेपर अगर मेरा थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो गया तो जीवन इधर का उधर हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बोर्ड का प्रेशर का, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर था कि नहीं था? आज अगर तुम किसी बच्चे को देखते हो जो कि 10th क्लास में बोर्ड का प्रेशर ले रहा, तो क्या कहोगे तुम उसको? वही कहोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। आज अगर कोई छोटा बच्चा तुम्हारे पास आता जो कि 10th क्लास में है, अपने बोर्ड को लेके परेशान है,
तो ऐसे ही आप भी उसको समझाओगे, क्योंकि अब आप उस पड़ाव को, उस फेज को पार कर चुके हो। ठीक है, अब आप उस फेज को पार कर चुके हो और आपको पता है, आपको लगता है फालतू में ही ज्यादा टेंशन ले ली थी, इतनी टेंशन नहीं लेते ना तो और अच्छा कर लेते। तो आप यही उसको भी समझाने की कोशिश करो कि बेटा इतना परेशान मत हो, अपना काम करो, हो जाएगा सब। यस और नो? तो परेशान होना ये भी नॉर्मल है, और उसको सोच समझ के उससे आगे बढ़ना ये भी एक नॉर्मल चीज है, तो हमें उसी तरीके से करना है। तो ये जो एनजाइटी हो रही है, जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी आता है, हमारे ऊपर भी आया था, सबके ऊपर आता है। जो अच्छे से तैयारी करेगा उसको वो प्रेशर आएगा, तुम्हें बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, तैयारी मत करो, कोई प्रेशर ही नहीं लाइफ में, खत्म प्रेशर 1 मिनट में। तो पढ़ोगे, एफर्ट करोगे, कुछ ट्राई करोगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन सब प्रॉब्लम को पार करना ही तो प्रिपरेशन है, और क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही ज्ञान की बातें हो गई हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। ठीक है, आगे चले। तो फैक्टर्स की बात कर ली थी सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिजाइन के बारे में डिस्कशन हो गया था। और अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं जो आपके, जो आप बार बार बोल रहे थे सर, डिजाइन ऑफ विजुअल फीचर्स। तो कौन कौन से फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से क्विक में एक बार मेंशन कर देता हूं, 4 चीजों पे हमें फोकस करना है। पहला तो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड, दूसरा था हमारा साइड डिस्टेंस, ये एक एक करके चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, तीसरा था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड, और चौथा टॉपिक जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, दैट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर। तो बताओ भाई, स्टार्ट करा जाए क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। इनको इनको अफेक्ट करने वाले जो जो फैक्टर्स थे, इनके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। तो लास्ट क्लास में जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि सर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहला, मैंने जैसा आपसे बोला था कि आगे चल के इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आज वो टाइम आ गया है जहां पर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड के बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है। इस इमेज में आपको एक रोड दिख रही है क्या? इस इमेज में आपको ये एक रोड दिख रही है क्या? बोलो। इस इमेज में आपको एक पूरी रोड जाती हुई दिख रही है क्या? कैन आई से दिस इज द, अगेन कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। अलोंग द लेंथ अगर आप मूव कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ अगर आप इस रोड के मूव करेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यस और नो? बिल्कुल सभी को दिख रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे कोई एक क्रॉस सेक्शन, आप इस रोड को ऐसे कट कर दो, आप इस रोड को इस तरीके से क्या कर दो, कट कर दो, तो ये मार्किंग आपको दिख रही होगी। लेट्स से वी हैव कटेड द रोड लाइक दिस। इस रोड को कट करके इधर वाला पोर्शन हटा दो। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, तो कैन वी से नाउ वी कैन से एक्स एक्स इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। जब इस रोड को मैंने ये लेंथ दिख रही थी, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, और इस पोर्शन को मैं हटा दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लैक वाली सरफेस आपको दिख रही, इसकी थिकनेस कितनी है, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी थिकनेस नहीं दिख रही है, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो आपको दिखेगा ये ब्लैक वाली जो लेयर है, इसकी ये थिकनेस है भाई। इसके नीचे, इसके नीचे एक एग्रीगेट्स की लेयर है, इसके नीचे एक एग्रीगेट्स की लेयर है, इसके नीचे सॉइल है, ये सब चीजें तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। इसके नीचे मिट्टी है लाइक दिस। यू विल एबल टू सी ऑल दीज लेयर्स, यस और नो, इन द क्रॉस सेक्शनल व्यू। In the top view, you will not able to see all these points. In the top view, you will not able to see these points. ये एक मैंने रेफरेंस के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट कैसे देख सकते हैं। मान लो अभी इसी को कि ये रोड, तो चलो यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, कोई डिवाइडर दिख रहा है क्या? डिवाइडर नहीं है, मार्किंग है, लाइन है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इस तरीके की भी तो रोड हो सकती थी। ये लो, 2 कैरिज वे हों, यस और नो? अब कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझते रहिए।
जैसे यहाँ पर कोई डिवाइडर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, केवल लाइनिंग है, तो हम इसको बोलते हैं लेन 1 और इसको बोलते हैं लेन 2। ये जो इमेज में आपको रोड दिख रही है, ये एक 2 लेन की रोड है, देखो। दिस इज द 2 लेन रोड, दिस इज द लेन 1, दिस इज द लेन 2। क्लियर है बेटा? यस और नो? अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 कैरिज वे हो। क्या होता है कैरिज वे, समझेंगे। अब इस कैरिज वे में भी इट में भी पॉसिबल कि 2 लेन हो। तो ये आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, डिवाइडर, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। अब अगर इस रोड का हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर करें, नाउ इफ वी आर एज्यूमिंग दिस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स लाइक दिस, तो अब आपको उस क्रॉस सेक्शन में ये डिवाइडर भी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उस क्रॉस सेक्शन में आपको ये डिवाइडर भी दिखेगा। यस और नो? नाउ आई थिंक यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो हैं रोड के वो क्या हैं और उनको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। किन एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको हम लोग रिफर कर रहे हैं एज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड। सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ये चीज विजुअलाइज करने में कि रोड के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट कैसे समझे जाएं, कैसे विजुअलाइज किए जाएं। इसमें किसी को कोई डाउट या किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? अब एक एक करके कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं, उनका यूज क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उनकी डिजाइन करने का क्या मतलब है, ये समझेंगे। सी का क्या नाम बोला सर? कहाँ सी लिख दिया? कहाँ सी लिख दिया? अच्छा, ये C1 C2 इसको बोलते हैं कैरिज वे। इसको बोलते हैं कैरिज वे। सी स्टैंड्स फॉर, यहां पर जो अभी लिख दिया मैंने, इसको बोलते हैं कैरिज वे। चलिए तो अब स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल, तो अब विजुअलाइज तो हो ही गया। अब एक एक करके सभी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। एज पर आवर सिलेबस, अपने सिलेबस के हिसाब से पूरी की पूरी जियोमेट्रिक डिजाइनिंग जो हम लोग कर रहे हैं रोड की, वो कर रहे हैं एज पर IRC 73। ये कल भी शायद मैंने आपको बताया होगा। वी हैव सर्टन गाइडलाइंस, वी हैव कोड। कौन सा कोड है? तो हम IRC 73 की गाइडलाइन फॉलो करते हैं रिलेटेड टू द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड्स। तो ये भी मैं अभी आपको रेफरेंस के लिए दिखा दूंगा और टेलीग्राम में प्रोवाइड भी कर दूंगा, तो आप लोग वहां से रिफर कर सकते हैं। क्लास में भी इसका जिक्र कर दूंगा और कुछ चीजें हम लोग उस कोड से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ऑब्वियसली देयर आर वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं। हम सबकी डिजाइनिंग और सबके स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है उनके बारे में एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ रोड के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको और पता होना चाहिए। जैसे अब मैं बोलूंगा, अरे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रोड दिखाई, पहले मुझे बताओ ये कितने लेन की रोड है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कितने लेन की रोड है। अभी अभी बताया था लेन पता चल जाएंगी। कितने लेन की रोड है? तो दिस इज द 2 लेन रोड। अब जरा समझना, अगर इसमें ट्रैफिक की डायरेक्शन ये है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दिस इज द 2 लेन रोड एंड द ट्रैफिक डायरेक्शंस आर लाइक दिस, एंड द ट्रैफिक डायरेक्शंस आर लाइक दिस। इंडिया में लेफ्ट लेन फॉलो करते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना भाई। तो अब देखो इस तरीके के रोड और ट्रैफिक को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको बोलेंगे 2 लेन रोड विद 1 वे ट्रैफिक। ट्रैफिक की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है ना, देखो दोनों ही लेन पे ट्रैफिक जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग रेफर करने वाले हैं 2 लेन रोड विद 1 वे ट्रैफिक। इसको कैसे रेफर करेंगे? 2 लेन रोड विद 2 वे ट्रैफिक। 2 लेन रोड विद 2 वे ट्रैफिक। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पर रोड जो है, ये जहां पर एक्चुअल में ट्रैफिक मूव करता है, इसी को बोलते हैं कैरिज वे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिज वे, जहां पर एक्चुअल में व्हीकल आपका ट्रैफिक जो है वो मूव करेगा। तो सिंगल कैरिज वे है दोनों में। सिंगल कैरिज वे, रोड तो एक ही है ना भाई, उसमें लेन डिवाइड कर रखी है आपने। रोड तो एक ही है ना, आपने इसमें लेन डिवाइड कर रखी है। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ पर 2 कैरिज वे हैं, बीच में डिवाइडर प्रोवाइड कर रखा है ना। ये दोनों कैरिज वे एक ही नहीं है, दिस इज 1 कैरिज वे, दिस इज अनदर कैरिज वे, और ये दोनों ही सेपरेटेड हैं। किसकी हेल्प से? डिवाइडर, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डिवाइडर,
उससे आपने इनको सेपरेट कर रखा है। तो ये कैरिज वे क्या होता है, लेन्स का कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शन का, ट्रैफिक की डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है। तो चलो फिर पहले कहानी शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द विड्थ ऑफ द कैरिज वे। जब आप रोड का एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, देन यू विल एबल टू सी दिस विड्थ, यस और नो। इस कैरिज वे की विड्थ को विजुअलाइज कर पाएंगे, यस और नो, यस और नो। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस कैरिज वे, यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, विड्थ ऑफ कैरिज वे। बेटा इंपॉर्टेंट है। तो कैरिज वे क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, जहां पर पेमेंट रोड का वो पार्ट, रोड का वो पार्ट जहां पर आपका व्हीकल क्या करेगा, ट्रैफिक क्या करेगा, मूव करेगा। तो चलिए विड्थ ऑफ कैरिज वे की बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे अगर कोई सिंगल लेन की रोड बना रहे हैं आप, सिंगल लेन की रोड है, टू लेन की रोड, टू लेन की रोड विदाउट कर्व, टू लेन की रोड, टू लेन की रोड है विद कर्व। अब ये कर्व क्या होता है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इंटरमीडिएट लेन है, इंटरमीडिएट लेन है, या फिर मल्टी लेन की रोड है, या फिर मल्टी लेन की रोड है। तो इनकी विड्थ के लिए आईआरसी ने आपको कुछ गाइडलाइन बताई है। तो सिंगल लेन की जो रोड होगी उसकी विड्थ क्या होती है एज पर आईआरसी। व्हाट इज द विड्थ ऑफ सिंगल लेन रोड एज पर द आईआरसी, कोई बताना चाहे अगर। कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। एज पर आईआरसी विड्थ ऑफ द सिंगल लेन कितना होता है। वेरी गुड। तो बिल्कुल अभिषेक ने सही बताया, कहां से आया उसका रेफरेंस में मैं आपको बता दूंगा। तो सिंगल लेन की जो रोड होती है उसकी विड्थ होती है एज पर, कम से कम जहां पर भी सिंगल लेन रोड प्रोवाइड करेंगे तो वहां क्या हो रहा, क्या हो रहा है, तो जादू हो रहा है। तो यहां पर जो विड्थ होगी दिस इज गोइंग टू बी 3.75 मीटर। टू लेन की रोड है और अगर वहां पे कर्व नहीं है, क्या होता है कर्व अभी बताऊंगा, ये कर्व क्या होता है अभी बताऊंगा। अगर एक टू लेन की रोड है और वहां पर कर्व नहीं है तो विड्थ इज गोइंग टू बी 7 मीटर, यस और नो। अगर कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर 7.5 मीटर की विड्थ होती है। इंटरमीडिएट लेन अगर कहीं पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर जो विड्थ होती है वो 5.5 मीटर होती है। मल्टी लेन के जैसे 3 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है, तो उस केस में बताया गया, उस केस में जो विड्थ होगी वो होगी 3.5 मीटर फॉर ईच लेन। मल्टी लेन रोड के केस में हर लेन की जो विड्थ होती है वो 3.5 मीटर होती है। और ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा किसने बताया है, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं किसकी गाइडलाइन के हिसाब से, एज पर आईआरसी। तो पहला तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हो गया आपका कैरिज वे, पहला तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हो गया आपका कैरिज वे। क्लियर है सभी को, जल्दी बोलो हाँ या ना। कैरिज वे क्या होता है, इनकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अगर आपको कल को कहीं सिंगल लेन रोड बनानी है तो अब आपको पता है कि सिंगल लेन रोड जो हम बनाएंगे उसकी विड्थ कितनी होगी, 3.75 मीटर एज पर आईआरसी। टू लेन रोड बनानी है विदाउट कर्व बनानी है 7 मीटर, टू लेन रोड बनानी है विद कर्व 7.5 मीटर, मल्टी लेन की रोड बनानी है तो हर लेन की जो विड्थ होगी वो 3.5 मीटर होगी। क्लियर है, चलिए साहब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। दूसरा एलिमेंट एक और समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये रोड देखी है तो ये तो आपकी लेन 1 लेन 2 हो गई होगी। इन लेन के एडजेसेंट भी कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे हैं क्या, सभी ने देख रखे हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं फुटपाथ। सर लेन मीटर में और कैरिज वे मीटर, लेन और कैरिज वे में क्या डिफरेंस है। वन कैरिज वे हैव मल्टीपल लेन्स, वन कैरिज वे हैव मल्टीपल लेन्स। एक कैरिज वे सिंगल लेन का भी हो सकता है, एक कैरिज वे टू लेन का भी हो सकता है, एक कैरिज वे मल्टी लेन का भी हो सकता है। सब तो बताया मोहित भाई, सब तो बताया, अभी पीछे डायग्राम बना बना के दिखाया। सिंगल लेन कैरिज वे भी दिखाया, टू लेन कैरिज वे भी दिखाया, मल्टी लेन की भी बात करी हम लोगों ने। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? अरे कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? बोलो, अभी क्लियर हो गया? चले? सर आउटसाइड माय हाउस रोड इज 9 मीटर। अब पता नहीं बेटा कौन सी रोड की बात कर रहे हो। तो हो सकता है आप कैरिज वे के अलावा भी कुछ एलिमेंट होते हैं, उन सभी को ऐड करके बता रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, वही एलिमेंट बता रहा हूँ। 9 मीटर की जो रोड आपको बता रहे हो, उसमें कुछ रोड के और भी एलिमेंट एडेड होते हैं। उसमें रोड के कुछ और भी एलिमेंट एडेड होते हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। कर लें? हाँ हाँ हाँ, अभी वही बता रहा हूँ, होती स्पेसिफिकेशन होती है। मैंने अभी आपसे कैरिज, देखो रोड का पार्ट है कैरिज वे। ऐसा नहीं कि जितना ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा वही एक रोड है। अभी एक एक करके वही टर्म बता रहा हूँ। एक पूरी रोड का एक पार्ट है कैरिज वे। वही बता रहा था, जैसे ये साइड में भी आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे। यस। इनको टेक्निकली बेटा हम लोग बोलते हैं शोल्डर। इनको टेक्निकली क्या बोला जाता है? शोल्डर। अब मेरा सवाल ये कि शोल्डर आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर ऑन द रोड? रोड के एडजेसेंट या कैरिज वे के एडजेसेंट हम लोग कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सर्टेन विड्थ के। वाई वी आर प्रोवाइडिंग दैट स्ट्रक्चर? इस एलिमेंट को प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या है? भाई तुमने कैरिज वे किसके लिए प्रोवाइड कर रखा है? कैरिज वे प्रोवाइड कर रखा है व्हीकल के मूवमेंट के लिए। यस और नो? कैरिज वे हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है व्हीकल के मूवमेंट के लिए। यस। अब इसी में अगर पैदल चलने वाले लोग भी चलेंगे तो दिक्कत होगी ना, वो ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। तो आपने क्या करा, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट अलाउ कर दो। यहाँ पर जिनको पैदल जाना जाए आराम से। यस और नो? तो ट्रैफिक को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, कम से कम इनके मूवमेंट की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होगा। अच्छा, और कोई फायदा हुआ क्या? और कोई फायदा हुआ क्या शोल्डर प्रोवाइड करने का? शोल्डर प्रोवाइड करने का और भी कोई फायदा दिख रहा है क्या? देखो, जब इस कैरिज वे पे व्हीकल मूव करेगा तो लेटरल डायरेक्शन में भी तो आपके रोड का, कैरिज वे का पेवमेंट का फेलियर हो सकता है। यस और नो? लेटरल डायरेक्शन में भी तो फेलियर हो सकता है। लेकिन अब जो ये स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड कर दिया है, जिसको आप शोल्डर बोल रहे हैं, ये आपकी रोड की लेटरल स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देगा। यस और नो? मान लो अगर ये नहीं होता तो किनारे किनारे से अगर डैमेज होना शुरू हो जाता तो अल्टीमेटली पूरा ही कैरिज वे खत्म हो जाता है ना। अल्टीमेटली पूरा ही कैरिज वे निकल जाता, सरफेस जो आपने प्रोवाइड की थी वो हट जाती। तो आपका रोड बनाने का, सरफेस बनाने का पर्पज ही क्या था? ताकि व्हीकल स्मूथली मूव कर सके। तो ये, इससे एक बेनिफिट ये मिला है, एक तो ये पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हो रहा है, ये सेपरेट कर दे रहा है ट्रैफिक के मूवमेंट को और पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट को। रोड की लेटरल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस कर दे रहा है, इंप्रूव कर दे रहा है। इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं शोल्डर। क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब इसमें भी एक गेम होता है। कई बार आपने देखा होगा कि शोल्डर इस तरीके का होता है कि रोड से कोई भी व्हीकल हमारा आराम से शोल्डर में किनारे मूव कर सकता है। देखा है कि नहीं देखा है? मतलब ये शोल्डर जो है और ये कैरिज वे जो है वो सेम लेवल पे है। ये शोल्डर जो है और ये कैरिज वे जो है वो सेम लेवल पे है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी है, मान लो कोई व्हीकल क्या हुआ, खराब हो गया, अब इस व्हीकल को अगर यहीं रोड पे खड़ा कर दोगे तो ट्रैफिक के मूवमेंट को इंटरप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ट्रैफिक के मूवमेंट को ये इंटरप्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यस और नो? तो उस केस में इमरजेंसी पार्किंग के लिए, उस केस में इमरजेंसी पार्किंग के लिए आप इस जगह को यूज कर सकते हैं कि भाई तुम एक काम करो, कैरिज वे में मत रुको, किनारे आ जाओ, यहीं पार्क कर लो। आपने देखा होगा, तुमने कोई कोई गाड़ी खराब हो जाती है
किनारे पार्क कर लेते हैं। वो कैरिज वे में नहीं होते, आपकी लेन में नहीं खड़े होते हैं। आपकी लेन आपके लिए फ्री रखी गई है ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए, और लेन के एडजेसेंट बगल में जो आपने स्पेस प्रोवाइड किया था, जिसको हम लोग शोल्डर बोल रहे हैं, उस स्पेस को वो यूज कर लेते हैं एज ए इमरजेंसी पार्किंग। ठीक है, अब एक अगले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व। अभी पीछे आया था ना, 2 लेन रोड विद कर्व, 2 लेन रोड विदाउट कर्व। तो अब यहाँ पर एक समझना है कि कर्व क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द कर्व? तो कर्व होती है स्मॉल हाइट बाउंड्री, इट इज द स्मॉल हाइट बाउंड्री बिटवीन, किसके किसके बीच में? बिटवीन कैरिज वे एंड शोल्डर, बिटवीन कैरिज वे एंड शोल्डर। कैरिज वे और शोल्डर के बीच में जो एक स्मॉल हाइट की आप बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व। आई थिंक मेरे पास इसकी इमेज भी है, तो मैं आपको इमेज की हेल्प से दिखाना चाहूंगा ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए आपको। ये लीजिए, ये देखो, देखा है तुमने? इस तरीके की एक स्मॉल हाइट बाउंड्री देखी है क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बाउंड्री। ये आपका कैरिज वे है, ये आपका डिवाइडर जो लिखा हुआ है, और इसमें एक स्मॉल हाइट की बाउंड्री है। आर यू एबल टू सी? आर यू एबल टू सी, यस और नो? इसी स्मॉल हाइट बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं कैरिज कर्व। ये कर्व भी तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है। जब आपने एक रोड का क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, तो कर्व भी तो तुम्हें दिख रहा होगा। ये कर्व भी तो तुम्हें दिख रहा होगा, यस और नो? समझो। तो बेटा ये कर्व प्रोवाइड करने का रीजन क्या है? तो देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारा व्हीकल जो है, हमारा ट्रैफिक जो है, वो शोल्डर में आ जाए, जैसा अभी मैंने आपको इमरजेंसी पार्किंग के केस में बताया। कई बार ऐसा क्या होता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट इतना ज्यादा होता है कि हम पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो है, और जो हमारे व्हीकल का ट्रैफिक है, उसको टोटली सेपरेट रखना चाहते हैं कि कोई भी इंटरेक्शन ना हो, अदरवाइज सेफ्टी का इशू आ जाएगा। तो हम ये स्मॉल हाइट की जो बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग कर्व बोल रहे हैं, ये कर्व होते हैं बेटा 3 तरह के। पहला कर्व जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो और माउंटेबल कर्व। इसकी हाइट होती है अप टू 10 सेंटीमीटर। कम हाइट होगी तो आराम से आप कैरिज वे से शोल्डर में चले जाओ। नाम ही है उसका लो और माउंटेबल कर्व। आसानी से आप इसको माउंट कर सकते हैं। अगला होता है सेमी बैरियर टाइप कर्व, जिसकी हाइट आपने इंक्रीज कर दी, अब उतना इजीली आप ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से अब जो मूवमेंट हो गया वो आपका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब जो मूवमेंट हो गया वो आपका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया। और तीसरा होता है बैरियर टाइप कर्व, जहां पर आपने हाइट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि कैरिज ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन का कोई भी इंटरेक्शन हो। तो दोनों ट्रैफिक को टोटली सेपरेट रखने के लिए हम इन बाउंड्री की हाइट को और बढ़ा देते हैं। कितना कर दिया? 25 सेंटीमीटर कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो इसको आपने बोल दिया बैरियर टाइप कर्व। तो कर्व क्या होता है, कहां पर प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं, और उसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सभी को क्लियर हो गया। एक एक करके कंफर्म करते चलेंगे। तुम्हें नहीं लगता है ऑल दीज आर द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट? जब हमने एक रोड का क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, तो ये सारे एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, यस और नो? तो ये रोड के सारे एलिमेंट हम देख पा रहे हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक अगला एलिमेंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको आप बोल रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे ट्रैफिक सेपरेटर, जिसको आप बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। आम बोलचाल की भाषा में जिसको आप बोलते हैं डिवाइडर। सर ये तो डिवाइडर के साइड में दिया है ना, तो उसका क्या रिलेशन है पब्लिक से? बता रहे हैं ना, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वही अगला वही बता दिया। अब ट्रैफिक सेपरेटर के पहले यूज तो समझ लो, ट्रैफिक सेपरेटर के यूज तो समझ लो। तो ट्रैफिक सेपरेटर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवाइडर। तो पहले इसका यूज क्या है ये बता दो। इसको हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं और इसको हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो ट्रैफिक सेपरेटर का मेन पर्पस क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को
जो ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसको सेपरेट करना। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ये सिचुएशन है, ये कोई एक कैरिज वे है, ये कैरिज वे 1 है, ये कैरिज वे 2 है। मान लो दोनों ही 2 लेन के हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ट्रैफिक की डायरेक्शन ये है। तो अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए आप ट्रैफिक सेपरेटर या डिवाइडर या मेडियन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस एरिया में हरियाली लगा देते हैं, पेड़ वेड़ लगा देते हैं। देखा ही होगा आपने, डिवाइडर वाले एरिया में पेड़ पौधे लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता है ड्यूरिंग द नाइट आवर, रात के समय में अगर आपके आंखों में सामने से रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? सभी ने क- सभी ने सिचुएशन फील की होगी। ड्यूरिंग द नाइट आवर्स अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक की लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, तो उससे हमारी विजिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है क्या? उससे हमारी विजिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है क्या? और विजिबिलिटी का डिक्रीज करना सीधा सीधा खतरा है। रोड पे अगर आपके ड्राइवर की विजिबिलिटी डिक्रीज हो रही है किसी भी वजह से, तो वो सिचुएशन बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। कैरिज वे अलग अलग प्रोवाइड कर दिए दोनों डायरेक्शन के लिए, यू हैव प्रोवाइडेड द सेपरेट कैरिज वे, और बोथ द कैरिज वे आर डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक सेपरेटर। ये भी एक यूज होता है। और एक यूज होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है कोई बंदा, इसको यहां से यहां जाना है, ये रोड क्रॉस करनी फॉर एग्जाम्पल। अगर किसी पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना है तो क्या होगा? अगर किसी पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करना है तो क्या होगा? तो देखो अब ये यहां से देखिएगा कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ये मान लो यहां तक तो पहुंच गया। अब यहां से अभी व्हीकल आ रहा है तो इसको एक स्पेस चाहिए ना, कि ताकि जब तक यहां से क्लियरेंस ना हो जाए यहीं पे रुका रहे। और अगर ये जगह आपने प्रोवाइड नहीं की होती तो भैया वो कहाँ होता, यहाँ आने के बाद वो अगले कैरिज वे में आ जाता, खतरा था। तो ये पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट में, स्पेशली क्रॉसिंग के टाइम पे, पेडेस्ट्रियन पार्किंग के लिए भी पेडेस्ट्रियन को भी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव, आप बोल सकते हैं वेरियस पर्पस हैं ट्रैफिक सेपरेटर को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका ट्रैफिक सेपरेटर की कहानी हो गई। ये बहुत ऐसे छोटे छोटे, ऐसे जैसे मैंने बताया, बहुत ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। रेफरेंस के लिए कुछ एलिमेंट्स की मैं बातचीत कर रहा हूँ, बाकी और कैसे क्या रिफर करना है ये सब बताएंगे। अब जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शोल्डर की बात की थी, तो शोल्डर क्या था? एक्स्ट्रा विड्थ एडजेसेंट टू द रोड, इसी को तो शोल्डर बोला था। इनकी भी गाइडलाइन है कि मिनिमम विड्थ कितनी होगी, लेंथ यहाँ पे लिख दिया, मिनिमम विड्थ कितनी होगी। तो 2.5 मीटर अगर अनपेव्ड रोड है, कच्ची सड़क है, और अगर 1 मीटर अगर पेव्ड है, तो मिनिमम कम से कम इतनी विड्थ तो होनी ही चाहिए जहां पर भी आप शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइडलाइन के लिए कोड की बात करेंगे, कोड में और भी गाइडलाइन डिटेल्ड वे में डिस्कस की गई। पहले हम लोग थोड़ा एलिमेंट से अपनी जान पहचान बढ़ा लें, ठीक रहेगा? पहले थोड़ी सी एलिमेंट से जान पहचान बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है? देखो तुमने जितने भी एलिमेंट अभी पढ़े हैं, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये सब अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी देखो मैंने आपको बता दिया, एज पर आईआरसी विड्थ ऑफ द कैरिज वे क्या होता है, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। तो सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे। सर ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें याद रखनी है क्या? ये जो डेटा है या ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमको याद रखनी है क्या? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा आपको याद रखनी है। क्योंकि एग्जाम में कई सारे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विड्थ ऑफ कैरिजवे रिक्वायर्ड होगा, लेकिन सवाल का जनरल ट्रेंड जब आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली आपको विड्थ प्रोवाइड ना करके वो नंबर ऑफ लेन्स के टर्म्स में बात करेंगे, कि 2 लेन की रोड है, 3 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है,
और अगर उस केस में आपको आईआरसी की ये गाइडलाइन नहीं पता है तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड पैरामीटर इफ यू डोंट नो द विड्थ ऑफ द पेमेंट। तो ये अब ऐसा बहुत सारा डेटा है, सारा कुछ नहीं आपको याद करना, ये भी समझ लो, और सारा याद कर भी नहीं पाओगे ना। हाँ, इतने सारे कोड हैं, इतनी सारी गाइडलाइन है, इतने सारे डेटा हैं, वी कैन नॉट रिफर ऑल द डेटा और वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द डेटा। बट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं यहाँ पर क्लियरली हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि आप उसको याद रखें। चलो, ये कुछ एलिमेंट्स की बात करी, ठीक है, अच्छा भी लगा, थोड़ा बहुत समझने को भी मिला, 4-5 एलिमेंट की बात कर ली। एक अगला टर्म होता फॉर्मेशन विड्थ। अगला टर्म होता फॉर्मेशन विड्थ। ये अभी अभी आपको मैंने बताया कैरिज वे, याद है, जहां पे व्हीकल मूव करेंगे, इसको मैंने बोला था शोल्डर, ये भी आपको याद होगा। दोनों साइड शोल्डर आपने प्रोवाइड कर रखे हैं। इस पूरी विड्थ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ का मतलब क्या? विड्थ ऑफ द कैरिज वे प्लस विड्थ ऑफ द शोल्डर। तो यहां पर विड्थ ऑफ द कैरिज वे प्लस 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द शोल्डर विल बी इक्वल टू द फॉर्मेशन विड्थ। तो ये टर्म भी आपको क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलो। जब जस्ट अ मिनट, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे अगर यहां तक की बातचीत क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे बेटा। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. डिवाइडर हो तब फॉर्मेशन विड्थ क्या होगा बेटा? अभी तो मैंने बताया, अगर डिवाइडर है तो उस केस में 2 कैरिज वे हो गए ना। अगर डिवाइडर आपने बोल दिया, डिवाइडर कहीं पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो देयर विल बी 2 कैरिज वे। डिवाइडर 2 कैरिज वे को सेपरेट कर रहा है, यस और नो? डिवाइडर इज सेपरेटिंग द 2 कैरिज वे। So there will be the formation width for the one carriageway and there will be the formation width for another carriageway. Clear है हिमांशु? हिमांशु, your doubt is clear बेटा? Your doubt is clear, yes or no? चलें, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी रेफरेंस के लिए मैं बताऊं तो और भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने बताया कैरिज वे है, देखो जरा, इस कैरिज वे के बाद आपने बोला सर ये शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो ये भी मान लिया ये शोल्डर है। जब कभी भी आप रोड बनाते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं कि जितनी रोड आपको दिख रही है उतनी ही जमीन एक्वायर की जाती है, उससे बहुत ज्यादा विड्थ एक्वायर की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पहले से ही प्लान करके नहीं चलेंगे और फ्यूचर में जब कभी भी इसके एक्सपेंशन, फ्यूचर में जब कभी भी रोड का एक्सपेंशन करना होगा, विड्थ को इंक्रीज करना होगा, नंबर ऑफ लेन्स को इंक्रीज करेंगे, तो जगह कहां से ले आओगे? बोलो। अरे भैया, तो एक साइड, एक ही साइड थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे मोहित, एक ही साइड थोड़ा प्रोवाइड कर। डिवाइडर भी आपका सेम लेवल पे भी हो सकता है और डिवाइडर हाइट पे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि डिवाइडर हमेशा हाइट पे ही हो। कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे इस तरीके से मार्किंग होती, केवल एक कैरिज वे ये और ये मार्किंग है, केवल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्पेशली इन द केस ऑफ हाईवेज यू मस्ट हैव सीन कि किसी किसी स्पेस पे केवल ये मार्क प्रोवाइड कर देते हैं, तो देयर विल बी नो हाइट, इन दैट केस वहां पर कोई कर्व नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जितने भी एलिमेंट हम प्रोवाइड पढ़ रहे हैं वो सब के सब हर जगह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। अभी हम केवल उन एलिमेंट से अपनी जान पहचान कर रहे हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक का इंटरेक्शन हो
तो ऑब्वियसली उस केस में आप माउंटेबल कर्व प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं ट्रैफिक का इंटरेक्शन ना हो तो बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो वो तो पर्टिकुलर बात होगी ना, कहाँ पर क्या चीज कैसे डिजाइन करेंगे, कौन सा एलिमेंट डिजाइन करेंगे। अभी मैं आपसे इन जनरल इन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब कभी भी रोड बनाते हैं तो उसके लिए भैया क्या करते हैं, जमीन हमें ज्यादा एक्वायर करनी पड़ती है, विड्थ हमें ज्यादा एक्वायर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 3 लाइंस होती हैं। जैसे ये तो कैरिज वे, शोल्डर, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसको बोलते हैं बिल्डिंग लाइन। सब अभी है, इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं, सब आपको कोड में मिल जाएगा, केवल समझने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं बिल्डिंग लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी, दिस इज द रोड लाइन। रोड लाइन और रोड मार्जिन, इसको बोलते हैं बिल्डिंग लाइन, और इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। रोड लाइन, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन, अब इनको जरा समझिए। जैसे जो लोग का घर रोड के आसपास होगा वो अच्छे से और समझ पाएंगे। इस लाइन के आगे तो पहली बात किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है। ये आप स्पेस छोड़ के रखते हैं किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। दिस स्पेस वी हैव प्रोवाइडेड और प्रिवेंटेड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। इसके, इस लाइन के आगे किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर भी लिया है तो वो प्योरली इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मानते हो कि नहीं? वो प्योरली आपका क्या है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो अलाउ नहीं है। अगर बात करें बिल्डिंग लाइन की, मान लो किसी ने यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो देखो ये कंस्ट्रक्शन तो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में रोड की जब एक्सपेंशन की बात होगी तो ये कंस्ट्रक्शन यहां से हटाया भी जा सकता है। तो देखते हो कि जब रोड का चौड़ीकरण होता है तो बहुत सारे घरों को क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो वहां पर आपको फिर कंपनसेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी रोड की अथॉरिटी होगी वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये जगह छोड़ दीजिए, ये जगह हमें जरूरत पड़ रही है रोड के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो सारी चीजों को इंक्लूड करके फ्यूचर के लिए आप टोटल एक कंट्रोल लाइन से दूसरे कंट्रोल लाइन तक की विड्थ को एक्वायर करके रखते हैं, ताकि सारे फ्यूचर एक्सपेंशन को हम लोग क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में। चलिए, अभी मैंने आपसे 5-6 यहाँ पर कुछ बेसिक एलिमेंट डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन समझने के लिए, समझ, आप सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में कुछ आपको आइडिया लगे, इसलिए बताना भी जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स में तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सर कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हैं? गेट की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ईएससी की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। स्टेट एई की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। स्टेट जेई एग्जाम की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो सभी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बर। ये है खेल। तो मैं फिर से आपको वही वाली इमेज दिखाता हूं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट को समझने के लिए। और इसमें मुझे बताओ कि कहां पर है कैम्बर। आर यू एबल टू विजुअलाइज द कैम्बर इन दिस डायग्राम, इन दिस इमेज? कैम्बर अभी एक क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मेरी बातों से आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है। तो यहाँ पर किसी को कैम्बर दिख रहा है क्या? जैसे अब आपको यहाँ पर कैरिज वे दिख रहा है, लेंस दिख रही हैं, शोल्डर का भी थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, थोड़ी बहुत चीजें दिख रही हैं, बट आर यू एबल टू सी द कैम्बर? आर यू एबल टू सी द कैम्बर? कोई बात नहीं, अगर आइडिया नहीं है तो अभी आप मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर अगर ब्लैक रोड पर व्हाइट लाइन से डिमार्केशन को कितने कैरिज वे होंगे? सर अगर ब्लैक रोड पर व्हाइट लाइन ये है तो भैया कहाँ ब्लैक रोड व्हाइट रोड क्या कर रहे हो? सिंपल 2 लेन दिखाई तो थी। ये सिंपल 2 लेन तो दिख रही ना आपका, 2 लेन का एक कैरिज वे है ये। एक ही कैरिज वे में 2 लेन आपने प्रोवाइड कर रखी है। इसमें सेम डायरेक्शन में भी ट्रैफिक का मूवमेंट हो सकता है, तो 2 लेन 1 वे ट्रैफिक भी हो सकता है और 2 लेन 2 वे ट्रैफिक भी हो सकता है।
देयर में बी टू लेन वन वे ट्रैफिक और देयर में बी टू लेन टू वे ट्रैफिक। क्लियर है? चलो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी ना समझ पा रहे हो, इसमें ना दिख रहा हो, दिखेगा भी नहीं, इसमें आपको दिखेगा भी नहीं, इसमें कहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड किया गया है वो नहीं दिख रहा है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, दिखेगा भी नहीं। नॉर्मली भी रोड में अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत इजीली कैम्बर नहीं दिखने वाला है, लेकिन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले समझ लो कैम्बर होता क्या है। तो कैम्बर होता है, इट इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द एज रोड, ए हमारे इस रोड की एज है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज फॉर एग्जांपल एज 1 हो गई और ये एज 2 हो गई। कहना इससे, बोलो बोलो, कहना इससे दिस इज द edge, these are the edges of the road, this is the edge 1 and this is the edge 2। विजुलाइज कर पा रहे हो? सही से समझ लेना बेटा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत छोटी सी चीज बट कंफ्यूज नहीं रहना है। तो एजेस, इस रोड का एक सेंट्रल पोर्शन भी दिख रहा होगा आपको, तो इट इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड। तो ये क्राउन क्या है, जो इस सेंट्रल पोर्शन में सबसे रोड का टॉप पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसी पॉइंट को टेक्निकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को रिफर करते हैं, वी आर रेफरिंग टेक्निकली दिस पॉइंट एज द क्राउन। बोलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय द कैम्बर? तो सबसे पहले तो आपने ये समझना, व्हाट डू यू मीन बाय द कैम्बर? इट इज द क्रॉस स्लोप provided in between the edges and the crown of the road। what do you mean by the crown? किसी भी रोड के सरफेस का जो हाईएस्ट एलिवेशन वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। तो ये जो स्लोप आपने प्रोवाइड किया है, इसी को बोलते हैं कैम्बर। तो जाहिर सी बात है ये स्लोप इतना कम होता है कि हमें ऐसे विजुअलाइज नहीं होता है। ये स्लोप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे डायग्राम में बना दिया ताकि आप विजुअलाइज कर पाए। तुम्हें क्या लगता है, अगर आप कैम्बर की बात करना चाहते हैं तो यू नीड टू कंसीडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। क्या क्रॉस सेक्शनल व्यू के अलावा किसी और व्यू में आपको ये रोड का एलिमेंट दिखेगा? टॉप व्यू में, साइड व्यू में, कहीं और से आप इस एलिमेंट को देख पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? आंसर इज नो। दिस कैम्बर यू विल ओनली एबल टू सी इन द केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द रोड। तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि वाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस स्लोप, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि रोड का जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी हाइट को हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ दिस सेंट्रल पोर्शन? वाई वी आर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ दिस सेंट्रल पोर्शन? तो बेटा इस कैम्बर को प्रोवाइड करने का जो मेन मकसद होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो रोड पे प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करना है। अगर आप ये स्लोप प्रोवाइड नहीं करते तो पानी साइड में कैसे जाता? तो रोड पे जो भी पानी आता वो धीमे धीमे ग्रेविटी की वजह से बॉटम लेयर्स पे जाता, और इसके आगे की पूरी कहानी तुम्हें पता है। अगर ये बॉटम लेयर पे जाता एक एक लेयर से होते हुए और सॉइल में मिल जाता, तो ये सॉइल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता, जिससे हमारी ये जो सरफेस हमने बनाई है उसमें डैमेज होने के चांस थे। तो इस पानी को निकालने के लिए जो भी पानी आएगा वो लेटरल डायरेक्शन में मूव कर जाए। सबसे पहले पानी को किनारे पहुंचाया, और रोड के किनारे किनारे आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम होता है, देखा है कि नहीं देखा है? रोड के साइड्स में भी तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन। तो रोड पे जो भी पानी आया आप उसको किनारे ले गए, और फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से आपने उस पानी को उस रोड से क्या कर दिया, निकाल दिया, ड्रेन ऑफ कर दिया। तो मेन पर्पस होता है कैम्बर को प्रोवाइड करने का, टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द रोड। कैसे डिफाइन करा आपने कैम्बर में? इट इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड इन बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड का जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी हाइट को बढ़ा दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं एज कंपेयर टू द एजेस। एजेस के कंपेयर में सेंट्रल पोर्शन जो रोड का है उसकी हाइट को हमने इंक्रीज कर दिया है।
इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग कैम्बर। Cross slope, that means we are providing this slope in the lateral direction of the road. We are not providing this slope in the longitudinal direction. That's why we are referring this term as cross slope. ये देखो ना, ये जो आपने स्लोप प्रोवाइड किया है, that you have provided in the lateral direction, not in the longitudinal direction. क्लियर हो गया बेटा? तो कैम्बर क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर क्राउन तो एक ही होगा, तो कैम्बर का स्लोप वैल्यू भी एक ही होगा? हाँ बिल्कुल, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, रोड की सरफेस का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसी को आप कैम्बर बोल रहे हैं। और हाईएस्ट पॉइंट तो एक ही होगा ना, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है। बोलो बेटा। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? पूरे रोड में प्रोवाइड करते हैं सर? हाँ बिल्कुल, हर जगह स्लोप होगा। ऐसा थोड़ा कि बस इतनी जगह में प्रोवाइड कर देंगे, बाकी आगे पीछे कहीं नहीं प्रोवाइड करेंगे। कह रहे हैं एज वाला क्राउन नहीं हो सकता। एज वाला कैसे क्राउन हो जाएगा? सूर्यांश बेटा, अभी अगर कोई डाउट आपका कहीं रह गया, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हम लोग एक टॉपिक के बीच में हैं, अभी इस पे फोकस कर लो। अदरवाइज क्या होगा कि अभी इस टॉपिक के दौरान आप पीछे वाले टॉपिक में पड़े हुए हैं, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक के दौरान आप इस वाले टॉपिक में होंगे, और ऐसे ही पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे और आप कभी साथ साथ खेल समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर कहीं कोई डाउट रह गया, थोड़ा वेट कर लो, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर तो फोकस करो। सर स्लोप हर रोड पर कांस्टेंट होगा? कितना होगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है ना, अभी तो डिजाइन पे थोड़ा गए, अभी डिजाइन की बात नहीं करी। अभी तो मैंने केवल एक तो यार दिक्कत है कि जितना बताओ उतना तो समझने की कोशिश नहीं करते हो, आगे भागने लगते हो। इतनी जल्दी क्यों है, कहाँ जाना है? अभी मैंने क्या बताया, कैसे डिजाइन करेंगे, कि क्या गाइडलाइन है, आईआरसी का क्या कहना है, ऐसी कोई बात करी है क्या अभी? अभी तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैम्बर होता क्या और क्यों प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। एज क्या होता है, क्राउन क्या होता है, सेंट्रल हाइट आप बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि हम ड्रेनेज को इंश्योर कर पाए। अभी इतनी ही तो बात की है ना। अब तुम लोग सर कितना करेंगे, कैसे करेंगे, बताएंगे ना। ये थोड़ा बोल रहे हैं कि पूरा टॉपिक ओवर हो गया, खत्म कैम्बर, अब छुट्टी। हम्म। तो इम्पेशेंट मत हुआ करो। इफ मल्टीपल लेन देन हाउ वी कैन प्रोवाइड, तो ऐसा थोड़ा है कि पानी को निकालने के लिए अगर मल्टीपल लेन है, अब कल को कर्व होगा, तो केवल यही एक तरीका नहीं है। जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर कोई और सिचुएशन होगी वहां और भी कोई तरीके होंगे ना विकास भाई। समझ रहे हो विकास भाई? अब मान लो अगर कोई एक कर्व है, तो कर्व के केस में कैसे पानी को ड्रेन ऑफ करेंगे, तो देयर विल बी अनदर वेज। ड्रेनेज को इंश्योर करने का ये एक तरीका है, सिर्फ यही एक तरीका है, ऐसा तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं कि ड्रेनेज को इंश्योर करने का, रोड में ड्रेनेज को इंश्योर करने का दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, ऐसा तो नहीं बोला। देयर इज अ वन वे। तो जिस सिचुएशन पे सूट करे वहां प्रोवाइड करना, नहीं सूट करेगा तो कुछ और देखेंगे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, देखो स्लोप तो स्लोप ही है ना, डायरेक्शन अलग अलग है। एक लेटरल डायरेक्शन में आपने बात कर ली रोड के, और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप बात करेंगे। यस, लेटरल स्लोप के लिए वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द क्रॉस स्लोप। फॉर द लेटरल स्लोप वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द क्रॉस स्लोप।
चलें आगे, थोड़ा और बात करें कैम्बर के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लिया जाए कैम्बर के बारे में, यस और नो। तो कैम्बर क्या होता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं, बस अभी इतना बताया है। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक कि आई होप सभी को बातें क्लियर हैं। चलिए थोड़ा और बातचीत करते हैं। अब मुद्दा यह आता है, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कैम्बर बोल दो या क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड टू रेज द मिडल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। सेंट्रल हाइट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द कैम्बर, और रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्लोप का या कैम्बर का वो 1/n के फॉर्म में करते हैं। तो सवाल ये आता है कि सर कैम्बर क्या होता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन टाइप्स ऑफ कैम्बर तो अभी आपने बताया नहीं है। ठीक है, अभी बता देते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कैम्बर। समझो समझो जरा। अब ये कैम्बर जो होते हैं ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट कैम्बर, एक होता है स्ट्रेट कैम्बर, दूसरा होता है पैराबोलिक कैम्बर, दूसरा होता है पैराबोलिक शेप ऑफ द कैम्बर, और तीसरा होता है मिक्स्ड कैम्बर। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बेटा मिक्स्ड कैम्बर। सर थोड़ा सा विजुलाइज करा दीजिए। तो देखो स्ट्रेट कैम्बर कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेट्स से दिस इज द स्ट्रेट कैम्बर, एच हाइट है। पैराबोलिक शेप की अगर बात करें तो इट विल बी द शेप, यहां पर भी एच हाइट है। और अगर मिक्स्ड कैम्बर की बात करें तो स्ट्रेट और पैराबोलिक दोनों हैं इसमें। तो एजेस पे जो पोर्शन है वो स्ट्रेट है और इसके बाद ये पैराबोलिक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी सेंट्रल हाइट कितनी है? एच है। तो स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और मिक्स्ड कैम्बर, ये शेप होता है। तो वही पॉइंट पीछे लिखा हुआ था कि कोई भी शेप आप प्रोवाइड करें कैम्बर की, सब जगह सेंट्रल हाइट जो होती है वो सेम होती है। ऑल द कैम्बर, ऑल द डिफरेंट शेप ऑफ द कैम्बर विल हैव द सेम सेंट्रल हाइट। तो कोई भी शेप आप प्रोवाइड करो, सबका काम क्या है, सबका पर्पस क्या है? रोड पे ड्रेनेज को इंश्योर करना। सवाल ये है कि सर ये अलग अलग शेप की हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं, जब वही काम स्ट्रेट कैम्बर से हो रहा, वही काम पैराबोलिक कैम्बर से हो रहा है, वही काम मिक्स्ड कैम्बर से हो रहा है, तो हम अलग अलग शेप्स ऑफ कैम्बर की बातचीत क्यों कर रहे हैं? दिस इज द नेक्स्ट डिस्कशन। यह आपके मन में क्वेरी होनी चाहिए, यस और नो। उसका रीजन है सबकी जो सुटेबिलिटी है, इन सभी कैम्बर की जो सुटेबिलिटी है शेप्स के बेसिस पे वो अलग अलग है। देखो अब जरा समझो, किसी भी रोड की अगर बात करें तो जनरली दो तरीके के ट्रैफिक होते हैं। किसी भी रोड पे जब आप जाओगे देखोगे वहां पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक। एक होता है स्लो मूविंग ट्रैफिक और एक होता है फास्ट मूविंग ट्रैफिक। कुछ लोग होते हैं जो धीमे चल रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो किसी भी रोड पे यही इनका कॉम्बिनेशन ही होता है, यस और नो। प्रैक्टिकली देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लो मूविंग ट्रैफिक एज वेल एज ऑन द ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रैफिक। बिल्कुल। अच्छा, जब कभी भी आप रोड पे स्लो चलते हैं तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है? रोड के बीच में चलते हो या किनारे चलते हो? जो भी ट्रैफिक, जो भी व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल होगा, स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, व्हाट विल बी द जनरल टेंडेंसी? इट विल मूव ऑन द एजेस और ऑन द मिडिल ऑफ द रोड। तुम ही बताओ मुझे। जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, जो स्लो मूविंग व्हीकल है, वो एजेस पे मूव करेंगे, एजेस साइड मूव करेंगे या सेंट्रल पे मूव करेंगे? ऑब्वियसली किनारे चलेंगे, एजेस पे। फास्ट मूविंग ट्रैफिक क्या होता है? जैसे अब आप धीमे चल रहे हो, मुझे फास्ट निकलना है, तो क्या तरीका है? जैसे फॉर एग्जांपल यही एक रोड ले लेते हैं जो हमारे पास फोटो अवेलेबल है। अब मान लो इस रोड पे तुम हो ए व्हीकल पे, बी व्हीकल पे मैं हूं। तुम धीमे चल रहे हो, मुझे तेज जाना है, तो मुझे तुम्हें ओवरटेक करना पड़ेगा, और कि नहीं? यस और नो। इन दिस केस आई नीड टू ओवरटेक, और ओवरटेक करने के लिए मुझे रोड के सेंट्रल पोर्शन से होते हुए
अपोजिट लेन में जाना पड़ेगा और फिर अपनी लेन पे मैं वापस आ जाऊंगा। इसी को ओवरटेकिंग बोलते हैं। भाई जब तुम तेज चल नहीं रहे हो, मुझे तेज चलना है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे आपको ओवरटेक ही तो करना पड़ेगा। ठीक है। ओवरटेकिंग के दौरान अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये रोड के सेंट्रल पोर्शन से मैं गया हूं, क्योंकि मुझे लेन चेंज करनी पड़ेगी। एक ही लेन पे रहते रहते मैं ओवरटेकिंग नहीं कर सकता हूँ। एक ही लेन पे रहते रहते तो मैं ओवरटेकिंग कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे कुछ देर के लिए दूसरे लेन पे जाना पड़ा और फिर ओवरटेक करके मैं अपनी लेन पे वापस आ गया। यस और नो? तो मतलब रोड का जो सेंट्रल वाला पोर्शन था मैं वहां से मूव किया, मैंने उसको यूज किया। अब देखो खेल समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेट कैम्बर किस तरह की रोड के लिए सुटेबल होगा, अगर मैं बोलूं स्ट्रेट कैम्बर है ये किस तरीके के रोड पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं जहां पे ट्रैफिक हमारा स्लो मूविंग है, उसकी चाहत तो ये है, उसकी चाहत तो ये है कि स्ट्रेट कैम्बर आप वहां पे प्रोवाइड करिए। मानते हो कि नहीं? बोलो। फॉर द स्लो मूविंग ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए क्या है, कैम्बर जो होगा स्ट्रेट होगा। क्यों? देखो अगर आप चाहें तो आप कंपेयर कर लीजिए। ये एक पैराबोलिक कैम्बर है, सेम सेंट्रल हाइट के लिए मैंने क्या करा, ये देखो एक स्ट्रेट कैम्बर भी इसमें बना दिया। ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये ग्रीन वाला एंगल अगर थीटा 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2? स्ट्रेट कैम्बर के केस में एजेस में जो स्लोप है वो कम है एज कंपेयर टू द पैराबोलिक कैम्बर। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम जो है, डायग्राम स्केल पे नहीं, दीज डायग्राम आर नॉट इन स्केल। दीज डायग्राम्स आर नॉट इन स्केल। आपको समझाने के लिए, आपको विजुअलाइज करने के लिए इतने लार्ज स्केल डायग्राम बनाए जा रहे हैं। अदरवाइज ये स्लोप लोप आपको नॉर्मल रोड में बहुत जल्दी दिखने वाला नहीं है। बहुत कम वैल्यू होती है इसकी। कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी वैल्यू होती है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लॉजिकली अगर समझे तो भाई जो व्हीकल स्लो मूविंग है, अगर साइड में स्लोप ज्यादा होगा तो ये जो व्हीकल हमारा ये पलट भी तो सकता है। यस और नो? यस और नो? तो स्लो मूविंग व्हीकल अगर एजेस में मूव करना चाह रहा तो उसके लिए स्लोप भी कम हो, तो उस केस में आपने बोला कि सर स्ट्रेट कैम्बर में ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। जब फास्ट मूविंग व्हीकल अपनी लेन को चेंज करेगा ओवर टर्निंग के लिए, ओवरटेकिंग के लिए, तो तुम्हें नहीं लगता ये वाला पोर्शन इस वाली कंडीशन से ज्यादा आराम आपको पैराबोलिक शेप में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लेन को चेंज करना इजी है। तो जहां पर भी ट्रैफिक अपनी लेन को चेंज करना चाह रहा है, तो रोड का सेंटर वाला पोर्शन जो है वो स्मूथ होना चाहिए। और रोड का जो सेंटर वाला पोर्शन है जिसको आप बोल रहे हैं स्मूथ या फ्लैट होना चाहिए, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है इन द केस ऑफ पैराबोलिक शेप। देख लो। तो जहां पर भी फास्ट मूविंग ट्रैफिक है वहां पर हम लोग पैराबोलिक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है बेटा? वहां पर हम लोग पैराबोलिक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। और जहां पर भी, ये इसका एडवांटेज क्या है, जहां पर भी मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है, जहां पर भी मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल भी हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल भी हैं, तो वहां पर आप प्रोवाइड कर दीजिए मिक्स शेप। तो स्लो मूविंग वाले के लिए साइड पे स्लोप भी कम रहेगा और फास्ट मूविंग वाले के लिए ये वाला पोर्शन भी फ्लैट रहेगा। दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। बताओ भाई। तो अप्लीकेबिलिटी, सुटेबिलिटी समझ में आ गई, कब कहां पर कौन सा शेप प्रोवाइड करेंगे। पर्पस सबका एक ही है, उद्देश्य सबका एक ही है। उद्देश्य सभी कैम्बर का, कोई भी शेप आप प्रोवाइड करें रीजन वही है, बट शेप के बेसिस पे आपने क्या बोला, सुटेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग शेप को यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए भाई। अब आप अगर बोल रहे हैं कि पैराबोलिक शेप है, तो अब ऑब्वियसली कहना इसे दिस इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द कैरिज वे, ये विड्थ ही तो हो गई, ये विड्थ ऑफ द कैरिज वे हो गया। यस और नो? तो एक चीज आपको याद रखनी कि पैराबोलिक कैम्बर होता है, अगर इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये होती 2x² अपॉन NW। तो इसको मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूं। जनरली ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर। ये जो आपने पैराबोलिक कैम्बर की अभी बात की है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है,
तो y इज इक्वल टू 2x² अपॉन NW। इस इक्वेशन की हेल्प से इस पैराबोलिक कैम्बर के x और y कोऑर्डिनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर x और y तो कोऑर्डिनेट हो गए, 1/n हो गया तुम्हारा कैम्बर और W हो गया विड्थ ऑफ कैरिज वे। W हो गया तुम्हारा विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो सवाल यहां से कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जिसके लिए यहां पर हम लोगों ने इस इक्वेशन का जिक्र किया है। सवाल कैसा पूछा जाता है जरा देखो, तो ये सवाल जरा सॉल्व करो। ये पूछा गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर। अगर आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया है वो 2% है और जो विड्थ ऑफ कैरिज वे है वो 7 मीटर है। अगर आप पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं 2% का, जहां पर विड्थ ऑफ कैरिज वे है वो 7% है, तो 7 मीटर है, तो उस केस में जनरल इक्वेशन क्या होगी पैराबोलिक कैम्बर की। ट्राई करो, ट्राई करो, फिर बताता हूं। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। यहां पर आपने कैम्बर कितना प्रोवाइड किया देख लो, यहां पर आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया है वो 2% है। हमें कैम्बर को रिप्रेजेंट करना है 1/n के फॉर्म में। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 2% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/100, तो ये हो गया 1/50। यहां से स्मॉल n हो गया 50, कोई दिक्कत बोलो भाई। यहां से स्मॉल n की वैल्यू हो गई 50, कोई बात नहीं। विड्थ दे रखा गया है 7 मीटर। इक्वेशन होती क्या, y इज इक्वल टू 2x² अपॉन NW। तो y इज इक्वल टू 2 × x² अपॉन n हो गया 50 × 7। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² अपॉन 125, यही आएगा क्या, 175 सॉरी, x² अपॉन 175। आई थिंक यू विल गेट दिस इक्वेशन। यही इक्वेशन आ रही क्या, चेक कर लेना भाई, यही इक्वेशन आ रही है क्या, यही इक्वेशन आ रही है क्या, बोलो बेटा। तो सिंपल सा इस तरीके से आप कर सकते। अब कुछ और सवाल आने चाहिए आपके दिमाग में। अब उन सवालों की भी बात कर लेते हैं, तो वो हमारे हैं नोट पॉइंट। तो पहला नोट पॉइंट क्या है, तुमने कहा सर कैम्बर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बताया गया कैम्बर हम प्रोवाइड कर रहे हैं रोड पे ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए। पानी जितना जल्दी उस रोड से निकल जाएगा उतना ही तो अच्छा है ना। पानी जितना जल्दी वहां से रोड से हम एग्जिट करा दें, ड्रेनेज को जितने जल्दी हम लोग इंश्योर करा दें, रोड की सेफ्टी तो उतनी ही अच्छी बात हो जाएगी। यस और नो, रोड की सेफ्टी तो उतना ही अच्छा हो जाएगा, हम उतनी ही अच्छी सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे। यस और नो। तो सर अगर पानी को ही ड्रेन करना है तो एक काम करिए, ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करिए ना, ज्यादा क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करिए। सर अभी अगर मान लीजिए आप इतना स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं तो भैया ड्रेनेज जो हो रहा है, अगर आप चाहते और जल्दी ड्रेनेज हो जाए तो आप इस स्लोप को बढ़ा दीजिए, आप इस क्रॉस स्लोप को बढ़ा दीजिए तो और बढ़िया रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सेसिव कैम्बर के बारे में, कि क्या कहीं पे हम ये एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आंसर है नो। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों, कोई मुझे बताएगा कि वाई एक्सेसिव कैम्बर आर नॉट रिकमेंडेड। पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए जो आपने कैम्बर प्रोवाइड किए हैं उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। वाई एक्सेसिव कैम्बर आर नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, एनीवन। बिल्कुल सही बात है कि सर एक तो दिक्कत यह है कि जो भी ये स्लो मूविंग व्हीकल होगा इसकी सेफ्टी का इशू है। देयर मे बी द टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल स्पेशली फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल जो एजेस पे मूव कर रहा है, और अगर ये स्लोप ज्यादा हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो टॉपल कर जाएगा, पलट जाएगा भाई।
और रोड के जितने भी एलिमेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो इसीलिए प्रॉपरली डिजाइन कर रहे हैं ताकि हम रोड के यूजर की सेफ्टी को बढ़ा सकें, ना कि घटा सकें, so that we can maximize the safety of the user, yes or no, so that we can maximize the safety। ऐसा कोई एलिमेंट मत डिजाइन कर दीजिए जिससे उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो एक समस्या तो ये है, और कोई रीजन भी है क्या? हाँ, और भी रीजन है। और क्या रीजन है? अब बेटा जब पानी इसमें आएगा, इस रोड पे मान लो कोई भी पानी आया, तो मैंने लगता स्लोप बहुत ज्यादा होने की वजह से अब इस पानी के मूवमेंट की स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। डू यू थिंक लाइक दिस, यस और नो? बताओ भाई, डू यू थिंक लाइक दिस, यस और नो? जब स्लोप बहुत ज्यादा है तो अब ये वाटर जो है वो ज्यादा हायर स्पीड से मूव करेगा, और जब ये पानी तेज रफ्तार से भागेगा तो केवल पानी नहीं भागेगा, ये जो सरफेस है इसके मटेरियल में एक मटेरियल आपने यूज किया है बिटुमिन, और बिटुमिन का काम होता है कि जितने भी बाकी मटेरियल है, एग्रीगेट है, फिलर मटेरियल है, उन सबको होल्ड करके रखना और उन सबको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी आपने दी थी बिटुमिन को। जब पानी बहुत तेज भागेगा तो क्या करेगा, अपने साथ इस बिटुमिन को भी ले जाएगा, और जब यहाँ पर बिटुमिन निकल जाएगा तो बाकी जो मटेरियल है अब उनको होल्ड करने वाला कोई नहीं बचेगा। बाकी जो मटेरियल है अब उनको होल्ड करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, यस और नो? तो धीरे धीरे एग्रीगेट भी चला जाएगा, फाइन एग्रीगेट भी चला जाएगा, और देखने को रह जाएगा गड्ढा। तो ये आपने कैम्बर प्रोवाइड किया था ताकि हम रोड की सरफेस को सही सलामत रख सकें, लेकिन अगर आपने कैम्बर एक लिमिट से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो भी समस्या है। तो आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया है उसकी वजह से ही रोड में डैमेज हो जाएंगे, उसकी वजह से ही रोड में डैमेज आपको देखने को मिल गए। तो वाई एक्सेसिव कैम्बर इज नॉट रिकमेंडेड। एक्सेसिव कैम्बर, बिटुमिन ड्रेन क्यों? अरे पानी अगर जाएगा तो पानी तो रोड की सरफेस से ही होके जा रहा है ना, क्यों भाई? और अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो देयर मे बी द डिटोरिएशन ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द पेमेंट। अरे यार, एक काम करो, पानी लो, पानी तो होगा घर में, बाहर जाओ, ऐसे डालना शुरू करो, जमीन में बहाते रहो बहाते रहो, जहां जहां से जाएगा उस सरफेस का ऊपर का मटेरियल भी तो अपने साथ ले जाएगा, यस और नो? क्यों भाई आदित्य? तो अगर तेज स्पीड से जाएगा तो इरोजन जो होगा वो और तेज होगा। ठीक है, सब बता रहे हैं भाई, सब बता रहे हैं, धैर्य रखो देवेंद्र साहब, सब धैर्य रखो। जो बता रहे हैं मेरे लाल वो तो सुन लो पहले, जो बता रहे पहले वो तो समझ लो। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा? इसलिए कभी भी एक्सेसिव कैम्बर नहीं प्रोवाइड करते हैं, एक तो उससे पेमेंट की टॉप सरफेस डैमेज हो रही है, और दूसरा हमारा जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। अब आपने एक और समस्या इंट्रोड्यूस कर दी सर, ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे तो दिक्कत है, लेकिन वो कैम्बर ज्यादा है कि नहीं है ये हमें कौन बताएगा? भाई कोई चीज, अब जैसे मैं बोलूँ ये लाइन बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है, बताओ। ये लाइन बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है, बताओ, कमेंट ही नहीं कर पाओगे। तुम यही पूछोगे सर किस लाइन के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं, ये लाइन बड़ी है या छोटी है, किस लाइन के? अब इसके कंपेयर में बोले तो ये छोटी लाइन है, लेकिन अगर ये ग्रीन वाली लाइन के कंपेयर में बोले तो ये बड़ी लाइन है, ये भी तो बताएगा ना। तो इम्पोर्टेंट है कि सर अगर कोई वैल्यूज पता हो तो उनसे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे कैसे कमेंट किया जाए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो किसी भी सिचुएशन पे मैक्सिमम कैम्बर, किसी भी सिचुएशन पे मैक्सिमम कैम्बर आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए आईआरसी ने आपको एक कैम्बर की टेबल सजेस्ट की है। इसके लिए आईआरसी ने आपको कैम्बर की एक टेबल सजेस्ट की है, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। तो आईआरसी ने बोला टाइप ऑफ पेमेंट कैसा है ये बता दो, टाइप ऑफ पेमेंट कैसा है, और दूसरा
जो रेनफॉल है वहां पे पानी जो बरस रहा वो कैसा है, हैवी रेनफॉल है या लाइट रेनफॉल है। तो इन इन कंडीशंस के बेसिस पे आईआरसी ने आपको कैम्बर की एक टेबल सजेस्ट की है, जो टेबल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो हमने तो टेबल याद कर रखी है, और तुम्हें भी ये टेबल याद करनी है, तुम्हें भी ये टेबल याद करनी है। इसीलिए ऑलरेडी रिटर्न है मेरे पास, बट फिर भी मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग चले। ठीक है, देखो, तो रोड आपकी भाई या तो सीमेंट कंक्रीट की रोड है या फिर थिक बिटुमिनस रोड है। बिटुमिनस की जो लेयर है वो थिक है, थिक बिटुमिनस रोड है। रोड आपकी थिन बिटुमिनस भी हो सकती है, रोड आपकी थिन बिटुमिनस रोड भी हो सकती है। तीसरे अगर तरीके की रोड की बात करें तो मैकेडम रोड, मैकेडम रोड की डिटेलिंग के बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मैकेडम कंस्ट्रक्शन, या फिर रोड जो है वो आपकी कच्ची सड़क है, अर्थन रोड है। तो ये चार तरीके के रोड के लिए आपको बताया गया। अगर हैवी रेनफॉल एरिया है तो 2%, 2.5%, 3%, 4%, 1.7%, 2%, 2.5% और 3%। These are the recommended value of the camber as per the IRC। सर इस टेबल से कोई सवाल आते हैं क्या? सर इस टेबल से कोई सवाल आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। सर इस टेबल से कैसे सवाल आते हैं? तो गेट में, ईएससी में, स्टेट एई में, जेई में, सब जगह इससे सवाल आए हुए हैं। कैसे सवाल आते हैं? पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैम्बर रिकमेंडेड बाय द आईआरसी फॉर द सीसी रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया। व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर एज पर आईआरसी फॉर द सीसी रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया? बताओ भाई आंसर, क्या आंसर होगा? ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द आंसर? सीसी रोड है और अगर हैवी रेनफॉल एरिया है तो वहां पर आईआरसी ने कैम्बर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू रिकमेंड की है? तो ये तभी बता पाओगे जब ये टेबल पता है। अगर टेबल नहीं याद है तो आंसर। और ये जो सवाल अभी अभी मैंने आपको बोला है, ये लगभग लगभग हर एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ऐसा सवाल गेट में भी आया हुआ है, ऐसा सवाल ईएससी में भी आया हुआ है, ऐसा सवाल गुजरात पीएससी में भी आया हुआ है, ऐसा सवाल महाराष्ट्र पीएससी में भी आया हुआ है, ऐसा सवाल राजस्थान पीएससी में भी आया हुआ है, लगभग ऐसा सवाल बिहार पीएससी में भी आया हुआ है। सब जगह ऐसा सवाल एसएससी जेई में भी आया हुआ है। तो दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो हम लोगों ने नोट 1 में डिस्कस किया कि एक्सेसिव कैम्बर क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। सेप से रिलेटेड जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए। कुछ डेटाबेस क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके लिए आपको इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कैम्बर का जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया। बताओ भाई। तो मेरे हिसाब से कैम्बर के बारे में इतनी बातें अगर आपको पता हैं, ये देखो लिखा हुआ है। तो सीसी रोड, थिन बिटुमिनस रोड, ग्रेवल, वाटर बाउंड मैकेडम और अर्थन रोड, यही वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। एक गाइडलाइन और है कि शोल्डर जो अभी हम लोगों ने बात किया था, तो कैम्बर ऑफ द शोल्डर भी 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ द रोड सरफेस टू अ मिनिमम ऑफ 3% एंड द मैक्सिमम ऑफ 5% फॉर द अर्थन शोल्डर। तो ये जैसे जब कहीं भी अगर अर्थन शोल्डर, अनपेव्ड शोल्डर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कच्चे शोल्डर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शोल्डर का जो स्लोप होगा वो रोड के स्लोप से 0.5% स्टीपर होना चाहिए, ताकि पानी जो है वो साइड में आने के बाद इकट्ठा ना हो। रोड से पानी साइड पे तो ले आए, अब इस पानी को भी तो हटाना है ना। तो उस केस में हमने स्लोप को क्या कर दिया है, रोड के स्लोप से 0.5% और स्टीपर कर दिया है। खैर चलो, तो ये अभी अभी इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन था बेटा, दैट वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द कैम्बर। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए, अब मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं। कहाँ गया? जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि सर अभी आपने तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई,
लेकिन सर मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग गया, मजा ही आ गया एकदम, होता है ना। तो सर हम इसको और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, हम और मतलब नॉट फ्रॉम द जस्ट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम और डिटेल में देखना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए मार्गदर्शन करिए। तो अभी कर देते हैं, ऐड हो रहा है, 1 मिनट रुको। ज़्यादा पेज तो नहीं जो ऐड ही ना हो पाए। तो नाउ we will see ki how IRC has provided guidelines for each and every element of the road. Just not just for the cross sectional element of the road related to the side distance, ठीक है, related to the side distance, related to the horizontal alignment of the road, related to the vertical alignment of the road, how IRC has provided the guideline. ठीक है, तो अभी एक बार रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद से भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा टाइम दो, हो गया भाई, चलो। तो दिस इज द आईआरसी कोड जस्ट फॉर योर रेफरेंस। दिस इज द आईआरसी कोड जिसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके का कोड होता है। IRC 73, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्री डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द रूरल नॉन अर्बन हाईवेज की बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमें जो गाइडलाइन सीखनी है, हमें जो जियोमेट्री डिजाइन करनी है, वो नॉन अर्बन रोड्स के लिए करनी है। सेपरेटली देयर में बी द डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर द अर्बन रोड्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं बस उतना ही है। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जितनी दुनिया को समझ पा रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि उतनी, ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। दो चार चीजें आ जाएंगी, हमें लगेगा हम बहुत ज्ञानी हो गए। हाँ, ये गलत फहमी हर इंसान को लगभग लगभग हो ही जाती कभी ना कभी। तो इस गलत फहमी से दूर रहना है, ठीक है। तो अर्बन रोड के लिए, नॉन अर्बन रोड के लिए, हिली रोड के लिए देयर आर वेरियस गाइडलाइंस। हम बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि अभी हम बीटेक ही तो कर रहे हैं ना भाई, बीटेक लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, फिर एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, पूरा जीवन है पढ़ने के लिए, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो अभी बेसिक है वो ध्यान समझना। तो इस तरीके के कोड अवेलेबल, अगर आप इसको रेफर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इंट्रोडक्शन, स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन रोड का देखिए, टेरेन क्लासिफिकेशन जो कल पढ़ा था याद है, ये देखो दिखाते रेफरेंस के लिए। टेरेन जो हम लोगों ने कल स्लोप के बेसिस पे क्लासिफाई करी थी, वो ये है टेबल, एज पर द आईआरसी जो मैंने लिखा था। एज पर द आईआरसी प्लेन टेरेन होगा अगर वहां पर जो स्लोप है वो 0 से 10% है। रोलिंग टेरेन बोल देंगे अगर स्लोप 10 से 25% है। माउंटेनियस टेरेन है अगर स्लोप 25 से 60% है। और स्लोप अगर ग्रेटर देन 60% है तो उसको स्टीप टेरेन बोल देंगे। ये टेबल याद है। तो यहाँ पर जरा हम लोग ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक बार इसके इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। तो इंट्रोडक्शन, स्कोप, क्लासिफिकेशन, टेरेन, डिजाइन, स्पीड के लिए कल हम चिंतित थे कि सर प्लेन टेरेन में नेशनल हाईवे की स्पीड तो आपने बता दी, हम रूलिंग टेरेन में देखना चाह रहे हैं, हम हिली टेरेन में देखना चाह रहे हैं। आराम से देख लेना, इत्मीनान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के हम लोगों ने बातचीत की, तो जो भी एलिमेंट डिस्कस किए हैं वो सब यहाँ पर हैं। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आपको और उनकी गाइडलाइन, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके पर्पस आपको देखने को मिल जाएंगे। डिजाइन, ट्रैफिक, कैपेसिटी, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। देख रहे हो पूरा सिलेबस ही है तुम्हारा यहाँ पे। तो तुम्हें जो जो चीजें पढ़नी है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, उन सब की यहाँ पर बातचीत करी गई है। काफी बड़ा कोड है, देख लो इसमें पेजेस भी मेंशन है। तो थोड़ा सा इसको टाइम निकाल के थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ऐसा कुछ नहीं कि पूरा तुम्हें याद करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये देखो डिजाइन स्पीड वाली टेबल है, तो 100 और 80 बताई थी, यहीं से बताई थी। 100 और 80 बात करते, प्लेन टेरेन में नेशनल हाईवे की स्पीड जो होगी वो 180 होगी। इसी तरीके से रोलिंग टेरेन में 80 और 65 बताई थी। माउंटेनियस टेरेन में 50-40, स्टीप टेरेन में 40 और 30। तो इन दिस वे यू कैन रेफर दिस डेटा, इन दिस वे यू कैन यूज दिस कोड। तो जस्ट फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद करने मत बैठ जाना कि एक एक पॉइंट याद कर रहे हैं। जस्ट एक बार टाइम मिले 10-15-20 मिनट का तो गो थ्रू कर लेना, दैट्स इट। तो जैसे आज हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पढ़े हैं, तो एक बार इसमें 2-3-4 पेज जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से रिलेटेड है
कौन कौन से एलिमेंट है, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, उनको केवल आपको गो थ्रू करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब चीज़ें मैंने आपसे क्लास में बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस कर ली हैं, उसके लिए परेशान मत होना। बताओ भाई, कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हो। तो आई होप अभी आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो गए। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो यही उम्मीद भी थी। तो आज की क्लास को अगर हम लोग बेटा समराइज करें तो इन द टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द रोड। इसका डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वी विल टॉक अबाउट द साइड डिस्टेंस। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ से साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास का डिस्कशन फिर यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो आई थिंक कल आपकी क्लास नहीं है, टुमारो देयर इज नो क्लास। ठीक है, कल हम लोग का यूट्यूब पर एक सेशन है, मैराथन सेशन है, जहाँ पर हम लोग पूरे हाईवे इंजीनियरिंग को रिवाइज करने वाले हैं। तो टुमारो यू विल नॉट हैव द क्लास। हाँ, कल छुट्टी है, तो आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है इसको कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को हाईवे पहले पढ़ रखा है, रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो कल वो लोग यूट्यूब पर भी मुलाकात कर सकते हैं। 5 बजे मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग एक शॉट में, एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में, बहुत कम टाइम में हाईवे इंजीनियरिंग के सभी सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले। डीपीपी मिलेगा बेटा व्हेन वी विल कंप्लीट द टॉपिक। ये वाला जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन वाला, तब एक साथ डीपीपी देंगे। ठीक है, डीपीपी और टेस्ट स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा क्लमजी ना हो जाए, इसके लिए वी हैव प्लान्ड इन अ सिस्टमेटिक वे कि आपको डीपीपी और टेस्ट उसी तरीके से हों, ताकि आप एक एक टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करते रहें और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, चलिए आप सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। चलो यार, ये बड़प्पन है तुम्हारा, तुम लोग समझ लेते हो हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ आज की क्लास का डिस्कशन पर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।